हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या आपको पता है एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो एक समय पर भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया। क्या आप क्या आप एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जानना चाहेंगे जिसने एक समय पर मुगल सत्ता की या मुगल सत्ता को बढ़ने से रोक दिया, लेकिन अंत में वो खुद का अस्तित्व बचाने में कमजोर साबित हुआ। भारत में एक ऐसा साम्राज्य भी रहा जो एक समय बहुत ही मजबूत था, लेकिन आंतरिक विद्रोह और बाहरी हस्तक्षेप से वो साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया। जी हाँ, हम आज डिस्कस करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, हम मराठा साम्राज्य के शुरुआत को या उसके उदय को या उसके चरम पर पहुंचने को नहीं देखेंगे। हम यहाँ पर देखने वाले हैं मराठा साम्राज्य जब अपने चरम पर था, अपने पीक पर था, तो किस तरह वो आगे चल करके डिक्लाइन हुआ, अपने पतन की ओर चला गया। ठीक है, यानी हम देखने वाले हैं यहाँ पर, और जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं उससे पहले आप लोगों को कुछ मैप दिखाना चाहूंगा जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैप की तरफ चलते हैं। इसे हम पहला मैप कंसिडर करते हैं, इसे दूसरा और इसे तीसरा। ठीक है, आप यहाँ पर एकदम क्लियर देख रहे होंगे, ये है मुगल अंपायर, मुगल साम्राज्य। ठीक है, और मुगल साम्राज्य का यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा हुआ 1530 से लेकर के 1707 तक। इस समय पर देखिए, चाहे एक्सटेंड ऑफ मुगल इन 1530, एक्सपेंशन ऑफ मुगल इन 1605, यानी 1530 से लेकर के 1707 तक, यानी 1530 से लेकर के 1707 तक लगभग पूरे भारत में मुगल्स हैं या मुगल साम्राज्य है। लेकिन थोड़ा सा अगर दूसरे मैप की तरफ जाएंगे, और ये टाइम पीरियड है 1758 से लेकर के 1759 तक का मैप है ये। ठीक है, यानी ये जो 1707 का टाइम पीरियड है और इसके बाद 1758-59 कुछ ही सालों का दौर है। और यहां पर देखिएगा मराठा साम्राज्य को, आपको तस्वीरें एकदम बदली हुई दिखाई देंगी। ठीक है, कैसे? जहां पहली तस्वीर में आप लोगों को यह दिखाई दे रहा होगा कि पूरे भारत में मुगल ही मुगल हैं, वहीं कुछ ही सालों बाद पूरे भारत में मराठास दिखाई दे रहे हैं। ये जो काल है, ये मराठों का यहाँ पर पीक पॉइंट है या स्वर्णिम काल है, जहां पर मराठे अपने चरम पर हैं, मराठे अपने पीक पर हैं और मुगल सत्ता को यहाँ पर कमजोर कर चुके हैं। लेकिन तीसरे ही मैप में आएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जो मैप लगा हुआ वो 1836 का है, और यहाँ पर देखिएगा मराठों का जो एरिया है इतने पर ही सिमट करके रह गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो राजपूत है, राजपूतानास है। ठीक है, यहाँ पर गायकवाड़ है, यहाँ पर भोसले हैं, यहाँ पर निजाम है। ठीक है, और ये छोटा सा जो एरिया बसता है यहाँ पर रह गए थे मराठे। तो इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया है कि जो मराठे पूरे भारत में थे वो छोटे से एरिया में सिमट करके रह गए, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर सिमट करके रह गए, ये क्या कारण था? तो हम इस वीडियो में इन दो मैप्स को नहीं देखेंगे, यानी मराठों के चरम पर पहुंचने तक को नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि मराठे किस तरह अपने चरम पर थे, अपने पीक पर थे, और लास्ट में अपने एंड पर आ गए, यानी उनका साम्राज्य बहुत छोटा रह गया, बहुत सीमित रह गया। और इन दोनों मैप्स को समझने के लिए, यानी मराठों की इस दशा को समझने के लिए हमें एंग्लो मराठा वॉर्स देखने पड़ेंगे। यानी अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हम कौन सा टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो हमारी हेडिंग यही बनेगी।
आंग्ल मराठा युद्ध, इंग्लिश में कहते हैं एंग्लो मराठास वॉर। ठीक है, अगर पूछा जाए टोटल कितने युद्ध हुए हैं एंग्लो मराठा वॉर्स के, तो कुल 3 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ है पहला जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1775 से लेकर के 1782 तक। दूसरा जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1803 से लेकर के 1805 तक। और तीसरा जो युद्ध हुआ है 1817 से लेकर के 1818 तक। ये 3 युद्ध एंग्लो मराठास वॉर कहलाते हैं या आंग्ल मराठा युद्ध कहलाते हैं। हमें इन तीनों युद्ध को देखना होगा, और जब हम तीनों युद्ध को देख चुके होंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मराठे पूरे भारत में दिखाई दे रहे थे, अचानक से उनका जो दायरा है वो किस तरह सीमित हो गया, उनकी सीमाएं किस तरह से सीमित हो गई। ठीक है, हम ये जो पहला युद्ध है एंग्लो मराठा वॉर का, इसे 2 पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसे 2 भाग में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो और आप लोगों को समझने में आसानी आए। ठीक है, अब ये जो पहला युद्ध है इसे समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा, यानी इसके बैकग्राउंड को समझना हो। ठीक है, और जब हम बैकग्राउंड को समझ रहे होंगे तो बैकग्राउंड को समझने से पहले, यानी बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें 2 चीजों को फिर से समझना पड़ेगा। पहला, हमें समझना होगा मराठा शासक एवं उनके कालक्रम को, जो मराठा रूलर्स थे और उनके टाइम पीरियड, इसे देखना होगा। और साथ में इसके बाद हम मराठा शासकों की वंशावली को देखेंगे। ठीक है, और यकीन मानिएगा अगर हम इन दोनों चीजों को देख लेंगे तो हमें पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी, और जब पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी तो हमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट बन रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को पसंद करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और एक इंफॉर्मेशन यहीं पर आप लोगों को दे दूंगा, हमारी जो अमलई की ब्रांच थी वीएस क्लासेस की, वो पिछले 9 सालों से कंटिन्यू चल रही है और आगे भी आप लोगों का अगर ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो चलती रहेगी। लेकिन उसकी एक और ब्रांच बुढ़ार में खुल चुकी है और उसकी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो जिन्हें भी ऑफलाइन कक्षाएं ज्वाइन करनी है बुढ़ार में, वो जल्द से जल्द हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्लासेस कौन सी कब कब किस टाइम चल रही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इतनी बातें अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा मैंने बताया, शासकों का नाम और उनके कालक्रम को देखते हैं। ठीक है, हम हेडिंग दे रहे हैं यहां पर, शासक एवं उनके कालक्रम, यानी कब कब वो शासक रहे हैं, कब से कब तक शासक रहे हैं, इन बातों को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड शुरू होता है यहां पर 1713 से। ठीक है, ये मराठा साम्राज्य का पेशवा वाला समय है। ठीक है, छत्रपति वाला समय नहीं है, क्योंकि पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, और उनके बाद से जो पद शुरू हुआ पेशवा, यानी छत्रपति का पद ऊपर है
उसके बाद पेशवा का पद आता है। तो यहां से पेशवास की शुरुआत हो जाती है 1713 से। ठीक है, 1713 के बाद हमारा अगला जो टाइम पीरियड आएगा वो रहेगा 1720। ठीक है, 1720 के बाद हमारा अगला टाइम पीरियड आएगा 1740। ठीक है, 1740 के बाद जो हमारा अगला टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 1761। 1761 के बाद जो हमारा अगला टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 1772। 1772 के बाद जो हमारा अगला टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 1773। 1773 के बाद जो हमारा अगला टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 1774। 1774 के बाद जो हमारा अगला टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 1796। और 1796 के बाद जो हमारा अगला टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 1818। ये हमारा टाइम फ्रेम हो गया, यानी यहां से लेकर के यहां तक का ये जो समय है ना, यहां तक का ये मराठा चरम सीमा है यहाँ, और इसके बाद से डिक्लाइन होता जाएगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इसे भी देखना पड़ेगा और उससे तो सही देखना ही है। ठीक है, समझना ही है। अब देखिए 1713 से लेकर के 1720 तक जो पेशवा रहे हैं उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ये रहे हैं पेशवा कब से कब तक, 1713 से लेकर के 1720 तक। 1720 से 1740 तक पेशवा रहे हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम या बाजीराव फर्स्ट। 1740 से लेकर के 1761 तक जो पेशवा रहे हैं उनका नाम है बालाजी बाजीराव। 1761 से 1772 तक जो पेशवा रहे हैं उनका नाम है माधवराव फर्स्ट। 1772 से 1773 तक जो पेशवा रहे हैं उनका नाम रहा है नारायण राव। 1773 से 1774 के बीच जो पेशवा रहे हैं उनका नाम है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव। 1774 से 1796 तक जो पेशवा रहे हैं उनका नाम रहा है माधवराव सेकंड। और 1796 से 1818 तक जो पेशवा रहे हैं उनका नाम रहा है बाजीराव सेकंड। ये हो गई पेशवाओं की लिस्ट। ठीक है, 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा रहे। 1720 से 1740 तक बाजीराव फर्स्ट पेशवा रहे। 1740 से 1761 तक बालाजी बाजीराव पेशवा रहे। 1761 से 1772 तक माधवराव फर्स्ट पेशवा रहे। 1772 से 1773 तक नारायण राव पेशवा रहे। 1773 से 1774 तक रघुनाथ राव पेशवा रहे। 1774 से 1796 तक माधवराव पेशवा रहे। 1796 से लेकर के 1818 तक बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय पेशवा रहे। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बारे में आप क्या जानेंगे, ये प्रथम पेशवा हैं।
प्रथम पेशवा मराठा साम्राज्य के, क्योंकि इससे पहले छत्रपति का पद चल रहा था। ठीक है, इसके बाद से बाजीराव फर्स्ट के बारे में क्या जानेंगे, दो फैक्ट। पहला, ये बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव हैं, आपने मूवी देखी होगी, कोई भी मास्टर यही बताता है। और दूसरी बात इनके बारे में जानेंगे, 20 सालों के शासन काल में एक युद्ध भी अपना नहीं हारे ये। ठीक है, तो ये फैक्ट इनके बारे में याद रखेंगे। बालाजी बाजीराव, इनके बारे में जानेंगे। इनका एक और नाम, जिन्हें नाना साहब कहा जाता था, इन्हें नाना साहब भी कहा जाता था। ठीक है, रघुनाथ राव के बारे में एक फैक्ट जानेंगे, इन्हें एक नाम से जाना जाता था, राघोवा। इन्हें राघोवा कहा जाता था, इन्हें नाना साहब कहा जाता था। ठीक है, ये वो बातें हैं जो आपको आगे काम आने वाली, इसलिए बताया। बाकी सबके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ बचपन में हैं, यानी जिनका जन्म हुआ और उसके बाद से पेशवा बन गए हैं, तो उन सारी चीजों को नहीं जानना है हमें, केवल उतनी ही बातों को जानना है जो आगे चल करके हमको काम आने वाली है। ठीक है, और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहां से बन जाए, क्योंकि पूरी चीजें पढ़ना चाहेंगे तो मराठा इतिहास आप पढ़ते रह जाएंगे, खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। ये मैप को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे पीडीएफ के लिए तो यही जो हैंड रिटन पीडीएफ है मैं आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि जब वर्कशॉप क्लास थी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पीडीएफ का उतना ज्यादा महत्व है नहीं जितना आपके हैंड रिटन नोट्स का है। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। ये थे मराठा शासक और उनका कालक्रम। अब हम देखने वाले हैं वंशावली। वंशावली, वंशावली में सबसे पहला नाम आप लोग देखेंगे, यहां पर पहला नाम आप लोग देखेंगे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, यहीं से शुरुआत करते हैं। बालाजी विश्वनाथ के दो पुत्र, एक का नाम बाजीराव प्रथम और दूसरे पुत्र का नाम चीमाजी अप्पा। चीमाजी अप्पा, ठीक है, ये पुत्र हैं। ठीक है, ये पुत्र हैं। चीमाजी अप्पा के एक और पुत्र हैं, सॉरी, चीमाजी अप्पा के एक पुत्र, उनका नाम आप याद रखेंगे सदाशिवराव। सदाशिवराव इनके पुत्र हैं। वहीं जो बाजीराव हैं, इनके 3 पुत्र हैं। बाजीराव के 3 पुत्र, एक पुत्र का नाम बालाजी बाजीराव, एक पुत्र का नाम रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, और एक पुत्र का नाम कृष्ण राव। ठीक है, इनके और भी नाम हैं, उन्हें जान लीजिएगा। बालाजी बाजीराव, इन्हें कहा जाएगा नाना साहब, पहले भी आप लोगों को बताया हूं पहले वाले पेज में, यहां भी देख लीजिए। रघुनाथ राव को कहा जाएगा एक और नाम से राघोवा, और कृष्ण राव का एक और नाम आप लोगों को मिलेगा शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर, ठीक है। रघुनाथ राव के 2 पुत्र, देखिए पुत्र और भी होंगे, पत्नियां भी होंगी, हम केवल उन्हें देख रहे हैं जो आगे हमारे लिए काम के हैं।
हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो रघुनाथ राव के दो बेटे, पहले का नाम या एक का नाम बाजीराव, सेकंड, और एक और पुत्र का नाम रहेगा अमृत राव, अमृत राव। इनके बारे में क्या फैक्ट जानेंगे, ये गोद लिए हुए पुत्र हैं, गोद लिए हुए पुत्र हैं, यानी दत्तक पुत्र हैं या एडॉप्टेड सन हैं, ठीक है। बालाजी बाजीराव के तीन पुत्र, बालाजी बाजीराव के तीन पुत्र, एक पुत्र का नाम माधव राव, फर्स्ट, एक पुत्र का नाम नारायण राव, और एक पुत्र का नाम विश्वास राव, विश्वास राव या विशास राव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और, नारायण राव के एक पुत्र नाम है माधव राव सेकंड या माधव नारायण राव या सवाई माधव राव, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये जो वंशावली है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसको छोटा करके देखते हैं। ये देखिएगा, ये हमारी हो गई वंशावली। और जैसे ये वंशावली आपके सामने है, आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हम इसे पढ़ेंगे तभी आगे की चीजें हमको समझ में आने वाली है, ठीक है। अब मैं जो आप लोगों को समझाने वाला हूं इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां देखिएगा, एक हेडिंग बनती है यहां पर, जिसे हम कहते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। यहां इसलिए लिख रहा हूं, अगले पेज पर भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां इसलिए लिख रहा हूं कि ये मैप से जो वंशावली पूरी बनी हुई है उससे सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं क्या बताने वाला हूं देखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है दो लोगों के बीच में। एक तरफ है अफगान सरदार, अफगान सरदार, और दूसरी तरफ है मराठा पेशवा। अफगान सरदार में कौन है, अहमद शाह अब्दाली, या इसे ही कह लीजिए अहमद शाह अफगानी, या इसे ही कह लीजिए अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है। वर्सेस, यानी इसके अपोजिट में कौन है, पेशवा। और कौन से पेशवा यहां पर, बालाजी बाजीराव, ठीक है। यानी पेशवा कौन है यहां पर, बालाजी बाजीराव। क्योंकि युद्ध कब का है, ये युद्ध का टाइम पीरियड है 14 जनवरी 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध का टाइम पीरियड 1761। और आपको इससे पहले वाले मैप में दिखाया हूं कि कौन इस समय शासक रहा है। ये देखिए 1740 से लेकर के 1761 तक कौन है शासक, बालाजी बाजीराव।
ठीक है, याद रखे रहिएगा। टाइम पीरियड है 1761 का। शासक कौन है? बालाजी बाजीराव। यही जा रहे हैं युद्ध करने के लिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। युद्ध शुरू हो गया दो लोगों के बीच में। बालाजी बाजीराव एक तरफ है और एक तरफ अहमद शाह अब्दाली है। युद्ध में कुछ मराठे शहीद हो जाते हैं। एक मराठे हैं सदाशिवराव, ये शहीद हो गए। कौन है ये? इनके बारे में जानिएगा। ये पेशवा के सहायक, ठीक है, और जो मराठा सेना है उसके नेतृत्व करता है सदाशिवराव। लेकिन युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो चुकी है। कौन है ये? जो पेशवा हैं बालाजी बाजीराव, इनके सबसे करीबी हैं सदाशिवराव और नेतृत्व भी कर रहे हैं मराठा सेना की। लेकिन पानीपत के युद्ध में ये शहीद हो जाते हैं। अगले आते हैं कृष्णराव या शमशेर बहादुर, ये भी युद्ध में शहीद हो गए। यानी एक सदाशिवराव शहीद हुए, दूसरे कृष्णराव या शमशेर बहादुर शहीद हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है विश्वास राव या विशास राव, ये भी शहीद हो जाते हैं। ये कौन है? ये पेशवा के उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी या वारिस कह लीजिए। यानी बालाजी बाजीराव के बाद उनके एक पुत्र विश्वास राव पहले से ही डिसाइड थे कि अगर ये नहीं रहेंगे कभी भी तो पेशवा विश्वास राव या विशास राव ही बनेंगे। ऐसे याद रखिएगा कि बाला का विश्वास था तो विश्वास ही गद्दी पर बैठने वाला था। ठीक, ऐसा याद रखेंगे। लेकिन याद रखिएगा हुआ क्या है, सदाशिवराव शहीद हो चुके हैं, कृष्णराव शहीद हो चुके हैं। जो विश्वास राव थे या विशास राव थे, जो गद्दी के वारिस थे, पेशवा पद के उत्तराधिकारी थे, वो भी शहीद हो गए। एक और टाइम यहां पर याद रखिएगा, वो टाइम है जून 1761 का। जनवरी 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ है और जून 1761 में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति का नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव यानी ये भी अब दुनिया में नहीं है, नाना साहब। ठीक है, कैसे इनकी मृत्यु हो रही है? यही सब टेंशन की वजह से। पानीपत का युद्ध लड़े, इतने महत्वपूर्ण लोगों को खो दिए, डिप्रेशन में चले गए, चिंता में चले गए, दुख में चले गए और इसके बाद से उसी के कारण पानीपत युद्ध के 6 महीने के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये थे पेशवा। अब देखिएगा, पेशवा में जो पेशवा का एक भाई है कृष्णराव, ये भी शहीद हो चुके हैं। पेशवा के जो उत्तराधिकारी थे विश्वास राव, ये भी शहीद हो चुके हैं। यहां पर रघुनाथ राव एक व्यक्ति है, ये उम्मीद कर रहा था कि मैं पेशवा बनूंगा। यानी ये पेशवा पद का लालची था, लालसी था। ये चाहता था कि ये जब नाना साहिब नहीं रहेंगे तो मैं पेशवा बनूंगा। लेकिन हुआ क्या, माधवराव फर्स्ट को पेशवा बना दिया गया। माधवराव फर्स्ट को पेशवा बना दिया गया कब? 1772 में। 1772 में माधवराव फर्स्ट को पेशवा बना दिया गया। गद्दी पर कौन बैठना चाहता था? रघुनाथ राव। लेकिन बालाजी बाजीराव के एक पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया गया 1772 में। कंडीशन क्या बनी? 1772 में माधवराव की हो जाती है मृत्यु।
ठीक है। माधवराव की मृत्यु हो गई किस चीज से, किस कारण से? क्षय रोग के कारण से, यानी टीबी से इनकी मृत्यु हो जाती है। रघुनाथ राव के मन में लड्डू फूटा कि चलो अब शायद चांस लग जाए, अब लकी ड्रॉ हमारा हो जाए, अब किस्मत खुल जाए और मैं पेशवा बन जाऊं। लेकिन यहां पर अगले जो पेशवा बना दिए गए नारायण राव, यानी अब जो पेशवा बनवा दिए गए यहां पर नारायण राव, इनको पेशवा बना दिया गया। जब नारायण राव को पेशवा बना दिया गया तो इसके मन में जो छोटी सी चिंगारी थी वो अब ज्वाला बन चुकी थी, क्योंकि रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे किंतु बालाजी बाजीराव पेशवा बन गए थे। ये भी दुख सहा ये। फिर इसके बाद से विश्वास राव को गद्दी का वारिस नियुक्त किया गया, फिर भी इस दुख को सहा इसने। विश्वास राव के बाद माधव राव को गद्दी पर बैठा दिया गया, उसके बाद भी सब्र किया ये, अपना षड्यंत्र तो हालांकि करता रहा। पढ़ेंगे तो आपको पता चले कई बार इसने ट्राई किया माधव राव को गद्दी से हटाने का, लेकिन नहीं हटा पाया। नारायण राव को गद्दी पर बैठा दिया गया। अब इसके सब्र का बांध, धैर्य का जो बांध था वो टूट रहा था, लगभग टूट चुका था, और इसने क्या करवा दिया, नारायण राव की 1773 में हत्या करवा दी। ठीक है, नारायण राव की 1773 में हत्या करवा दी। फिर से चलिएगा पिछले पेज पर अपने, ये देखिएगा माधव राव गद्दी पर बैठे 61 से 72 तक। ये बहुत अच्छा काम किया था, मराठा साम्राज्य इनके समय में फिर से पीक पर पहुंचा था। इसके बाद से 1772 से 73 नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया, अभी बता रहा था अगले पेज में। नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया, रघुनाथ राव ने हत्या करवा दी तो उनके बाद कौन गद्दी पर बैठ रहा है, रघुनाथ राव। यही है आपके अगले पेज में जो मैं आप लोगों को समझा रहा था। नारायण राव को जब गद्दी पर बैठाया गया तो 1773 में रघुनाथ ने क्या करवा दी, हत्या करवा दी नारायण राव की। और हत्या करवाने के बाद 1773 में पेशवा बना कौन, राघोवा यानी रघुनाथ राव, ये बन गया पेशवा। तस्वीरें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी, कुछ भी ब्लर नहीं हो रहा होगा मराठा साम्राज्य का। ठीक है, रघुनाथ राव गद्दी पर बैठ गया, पेशवा बन गया, तो चीजें आसान हो रही हैं? नहीं। यहां पर एक व्यक्ति की एंट्री फिर से होती है, एक व्यक्ति एंटर करता है और उन्हें कहा जाएगा नाना फडणवीस, या इनका एक और नाम आपको मिलेगा बालाजी जनार्दन भाऊ या बालाजी जनार्दन भानु, इनकी एंट्री होती है। अब ये क्या करते हैं देखिएगा। तो नाना फडणवीस को मैं ऐसे लिख रहा हूं N और F। नाना फडणवीस जो राघोवा है इसको हटवाते हैं गद्दी से, हमला करते हैं इसके ऊपर। और याद रखिएगा जब यहां पर नारायण राव की हत्या करवाई गई तो पता चला उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और उनसे जो पुत्र हुआ था उसी का तो नाम रखा गया था माधव राव सेकंड। तो माधव राव सेकंड को गद्दी पर बैठा दिया गया, लेकिन वो बच्चे हैं तो शासन कौन करेगा। तो ये माना गया कि जब तक माधव राव सेकंड समझदार नहीं होते, गद्दी संभालने लायक नहीं होते, तब तक नाना फडणवीस उनके नाम से पूरा शासन प्रशासन चलाएंगे। और जब माधव राव सेकंड कुछ बेहतर हो जाएंगे, समझने लायक हो जाएंगे, तो उन्हें गद्दी सौंप दी जाएगी, उन्हें पूरा प्रभार साम्राज्य का सौंप दिया जाएगा। ये थी पूरी बातें। जब नाना फडणवीस ने राघोवा को पद से हटाया और माधव राव सेकंड को गद्दी पर बैठाया
क्योंकि इसके पहले वाले डायग्राम में फिर से देख लीजिए, बार बार इस पेज पर ले जा रहा हूं। रघुनाथ राव के बाद गद्दी पर बैठे हैं माधवराव सेकंड, यानी ये पेशवा बनाए गए हैं। तो माधवराव सेकंड को गद्दी पर बैठा दिया गया और रघुनाथ राव को गद्दी से हटाया गया। जब रघुनाथ राव को गद्दी से हटाया गया तो ये भाग गया और कहां पहुंचा? अंग्रेजों के पास। और अंग्रेज क्या कर रहे थे? ये इसी समय का वेट कर रहे थे जब उनको साम्राज्य में या इस तरह के मामलों में एंट्री करने का, हस्तक्षेप करने का मौका मिले। तो यहां पर दिखाई दे दी आप लोगों को दो बातें। अब मैं इतिहास को गणित की तरह, यानी हिस्ट्री को मैथ्स की तरह समीकरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। ठीक है, समझिएगा। यहां पर हम देखने वाले थे मराठा, यहां पर हम देखने वाले थे अंग्रेज मराठा युद्ध, और इसका जो परिणाम निकल करके आया था ये मराठा पतन के रूप में निकल करके आया था। तो इसका कारण क्या था? अंग्रेज मराठा युद्ध के कारण यहां लिख रहा हूं, देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अंग्रेज मराठा युद्ध के कारण मराठों का पतन हुआ है। और ये अंग्रेज मराठा युद्ध क्यों हुए हैं इसकी पृष्ठभूमि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले रघुनाथ का विद्रोह, यानी यही तो कहलाएगा पारिवारिक विद्रोह, यानी इसे ही तो हम कहेंगे आंतरिक विद्रोह। यानी ये बनेगा आपका समीकरण 1। समीकरण 1, ठीक है। इसके बाद से देखिएगा रघुनाथ और राव की वजह से अंग्रेजी हस्तक्षेप हुआ है, अंग्रेजों का हस्तक्षेप, यानी इसे हम नाम देंगे बाहरी हस्तक्षेप। और ये बनेगा समीकरण, ये बनेगा समीकरण 2, ये बनेगा समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 को जोड़िए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 बराबर क्या निकल करके आया? अंग्रेज मराठा युद्ध। और अंग्रेज मराठा युद्ध के कारण मराठा पतन, मराठा पतन। कहां पहुंच चुका है रघुनाथ राव? अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेजों को मौका मिला है, ठीक है, अंग्रेज एंट्री करेंगे, रघुनाथ की मदद करेंगे, संधि की जाएगी। संधि होगी आगे चल करके सूरत की संधि, सूरत की संधि के बाद पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि के बाद सालबाई की संधि। कौन यहाँ पर? कलकत्ता सरकार है, कलकत्ता परिषद ने क्या किया, बंबई की परिषद ने क्या किया, इन सारी बातों को हम समझेंगे। अभी आप लोगों को 3-4 बातें बस मैं बताया। पहला, मराठा साम्राज्य कैसे अपने चरम पर था और अपने पतन की ओर आया, इसमें हम शासक और उनके कालक्रम को देखें। इसके बाद वंशावली को देखें और किस तरह से जो युद्ध हुआ था उसे हम देखें, ठीक है। ये पूरा आपके सामने मैंने एक रोड मैप रखा कि हम मराठा साम्राज्य को कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और समझ में आई होंगी तो वीडियो को पसंद करिएगा। पसंद के रूप में आप क्या कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारी ऑफलाइन कक्षाओं से जुड़िए। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए
और बेहतर से जुड़कर बेहतरीन बनिए।